हेलो फ्रेंड्स, आज इस पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। पहला वीडियो में हमने भारतीय संविधान सभा का महत्वपूर्ण बैठक और प्रस्तावना को देखा था। आज जो हम इस चैप्टर में भारतीय संविधान का जो विशेषता है और इसके स्रोत हैं और महत्वपूर्ण अनुसूची और महत्वपूर्ण भाग के बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर बात किया जाए, मूल संविधान में 395 आर्टिकल और 22 पार्ट और 8 अनुसूची था। अब यह अनुसूची बढ़ गई है, आर्टिकल ये सभी बढ़ गया है। तो मूल संविधान में ध्यान रखना है कि 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। इसकी विशेषता का अगर बात करें तो यह सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है, लिखित है। अमेरिका का अगर बात करें तो अमेरिका का और लिखित संविधान है। अगर हम स्रोत का बात करें कि यह संविधान जो लिखा गया है, यहाँ इस संविधान में कुछ विदेशी स्रोत लिए गए, कुछ विदेशों से लिए गए, कुछ आंतरिक स्रोत में जो भारत शासन अधिनियम 1935 है, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा जो शासन अधिनियम लाया गया था, उन सब से लिया गया है। तो खास करके भारत में अगर भारतीय संविधान का बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 का ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। वहाँ से ज़्यादा अनुच्छेद आर्टिकल लिए गए हैं भारतीय संविधान में। देखिए, भारतीय संविधान न तो ज़्यादा लचीला है न ही ज़्यादा कठोर है, ये दोनों का मिश्रण है। यानी कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों का क्या है, मिश्रण है। अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा लचीला संविधान ब्रिटेन का है। ब्रिटेन कभी भी संविधान संशोधन कर सकता है, बहुत ही ज़्यादा ब्रिटेन में संविधान संशोधन किया जाता है। अगर कठोर का बात करें तो अमेरिका में बहुत ही ज़्यादा कठोर है, यानी कि वहाँ पे संविधान संशोधन करना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन भारत में ना तो मुश्किल है ना ही आसान है। संविधान संशोधन जो है सदन का कम से कम 2/3 जो है भाग वोट मिलना चाहिए। इस प्रकार जो है हम संविधान संशोधन कर सकते हैं। फिर आगे इसकी विशेषता में है कि संसदीय शासन प्रणाली। देखिए, भारत का जो शासन प्रणाली है इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि इस प्रकार से ये संसद हुआ। तो संसदीय शासन प्रणाली जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। जनरली ज़्यादातर प्रभाव ब्रिटेन का देखने को मिलता है, क्योंकि उस समय ब्रिटेन का शासन भारत पे था। तो ब्रिटेन से बहुत सारा कुछ लिया गया है, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली भी। अगर फिर हम आगे बात करें तो आगे है त्रिस्तरीय शासन। संविधान में जो शासन की व्यवस्था है वो 3 स्तर पे है: केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, जो भी ग्राम पंचायत होती है, नगर निकाय यानी कि नगर पालिका। ठीक, तो त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था। तो इस प्रकार भारतीय संविधान की कुछ विशेषताएं थी। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का स्रोत। अगर भारतीय संविधान का स्रोत का बात करें तो कुछ आंतरिक स्रोत है जो कि भारत शासन अधिनियम से लिया गया है, जो कि अंग्रेज के द्वारा जो भी अधिनियम आया था उनमें, और कुछ स्रोत जो कि विदेशों के संविधान से लिया गया है। तो भारतीय संविधान में जो है आंतरिक स्रोत में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 1935 का भारत शासन अधिनियम एक्ट, क्योंकि इनका ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। देखिए, 1935 के एक्ट में क्या था। अगर हम बात करें 1935 के एक्ट में, उसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। इसमें प्रावधान किया गया था कि अखिल भारतीय संघ का निर्माण होगा। इनमें प्रांतों को स्वायत्तता दी गई, प्रांतों से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन स्टार्ट कर दिया गया। तो हम अभी देख रहे हैं कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन सा मुख्य बिंदु था। तो एक और था कि केंद्र राज्य के शक्ति में विभाजन कर दिया गया। तो 3 सूची बना, केंद्र राज्य शक्ति के विभाजन के लिए 3 सूची बना, यानी कुछ शक्ति केंद्र को दे दी गई, कुछ राज्य को दे दी गई। लेकिन कुछ ऐसा भी था जो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के काम करें। तो 3 सूची बनाया गया, केंद्र सूची, जिसपे नियम जो है केंद्र सरकार बनाए, जैसे बैंकिंग के मामले में, वित्त मामले में, फिर विदेशी संबंध के मामले में, सेना और रेल, ये सब जो है केंद्र सूची में है और इस पे केंद्र सरकार द्वारा नियम बनेगा। फिर अगर बात करें राज्य सूची, देखिए भारत जो है विविधतापूर्ण देश है। अगर यूनिफॉर्म लॉ ला देंगे तो वो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संप्रदाय के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, अलग अलग संस्कृति के लोग जो रहते हैं, इसको देखते हुए कहीं न कहीं कुछ शक्ति केंद्र को रखा गया ताकि वो जो है पूरे देश में एक समान कानून बनाए। लेकिन कुछ शक्ति राज्य को दे, राज्य अपने आवश्यकता अनुसार
अपने नागरिकों के लिए जो है वो अलग अलग अपने हिसाब से नियम बनाएगा। जैसे अगर बात करें राज्य सूची में क्या रखा गया, कृषि रखा गया, एग्रीकल्चर, व्यापार या वाणिज्य को रखा गया, पुलिस रखा गया। तो ये तीनों यानी कि और भी जो भी होगा यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत है। तो राज्य सूची के अंतर्गत है तो राज्य सरकार द्वारा कानून बनेगा। कुछ नियम जो केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा बनना चाहिए उनके लिए एक अलग से सूची बनाया गया, इसको कहते हैं समवर्ती सूची। इसका कुछ एग्जाम्पल है, जैसे शिक्षा पे दोनों कोई नियम बनाएगा, स्वास्थ्य पे, विवाह पे, तलाक पे, यानी कि 3 सूची है, एक जो केंद्र बनाएगा, दूसरा जो राज्य बनाएगा, तीसरा समवर्ती सूची जो केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। अगर हम बात करें केंद्र और राज्य में तो ज्यादा वैलिड होगा केंद्र का, ज्यादा वैलिड केंद्र सरकार का नियम होगा। अगर दोनों ने नियम बनाया है तो ज्यादा जो मान्यता मिलेगा केंद्र का मिलेगा, राज्य सरकार का जो नियम है उसको मान्यता नहीं मिलेगा केंद्र की तुलना में। और एक और है कि अवशिष्ट शक्तियां। देखिए अवशिष्ट शक्तियां वे है कि जो अभी तक है ही नहीं, जो नियम कानून एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, वो अगर नियम कानून बनेगा। जैसे अगर हम बात करें जिस समय हमारे संविधान बना था उस समय कुछ ऐसा प्रावधान नहीं था कि हाँ कि साइबर सुरक्षा जैसा मुद्दा या AI से जुड़ा हुआ जो मुद्दा होगा, जो चुनौती होगी, उसके लिए कौन कानून बनाएगा। तो इस प्रकार नए मुद्दे जो आने वाले समय में आएगी उसको कहते हैं अवशिष्ट शक्ति। और अवशिष्ट शक्ति पे जो नियम बनाएगा यह केंद्र बनाएगा, न तो राज्य न ही इसको समवर्ती सूची का अधीन रखा गया है। अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास है, इस पे नियम बनाने का शक्ति केंद्र को है। अब हम देखते हैं विदेशी स्रोत, यानी कि विदेशों के संविधान से, विदेशों से हमने अपने संविधान में क्या लिया। देखिए भारत का जब संविधान बन रहा था तो अलग अलग देशों का संविधान पढ़ा गया और वहां से जो जो भी सही चीज लगा, हमारे जो भी नेता लोग थे उनको जो जो भी अच्छा लगा, अच्छा पॉइंट अपने संविधान में इंक्लूड करते गए। तो एक एक करके देखते हैं। USA से, अमेरिका से जो भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना कहीं न कहीं अमेरिका से लिया गया है, यानी कि अमेरिका में भी वो प्रस्तावना टाइप का है तो भारत में भी उस प्रकार से रखा गया। फिर है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी। देखिए एक एक करके हम इसको आगे वीडियो में समझेंगे कि मौलिक कर्तव्य क्या है, फिर DPSP क्या है, फिर केंद्र और राज्य अलग अलग वीडियो में आएगा। तो अभी सिर्फ देखते हैं कि विदेशों से क्या क्या लिया गया है। अगर हम बात करें अमेरिका से तो प्रस्तावना लिया गया है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल राइट, न्यायिक पुनर्विलोकन। इसका मतलब होता है कोई भी जब एक्ट बनता है, कोई भी कानून जब सरकार द्वारा पास होता है तो वह कानून कहाँ तक उचित है, कहाँ तक सही है, यह संविधान के दायरे में है कि नहीं है। तो इसके लिए जो कोर्ट जो होता है, जो न्यायालय जो होता है वो जांच करता है। इसी चीज को कहीं न कहीं पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन कहा गया है, जो कि हम USA से लिए। फिर संविधान की सर्वोच्चता। देखिए हमारे यहाँ न कोई सरकार है न कोई न्यायालय सर्वोच्च है तो संविधान, यानी संविधान के अकॉर्डिंग ही सब कुछ है, यानी कि हमारे यहाँ जो सर्वोच्च है वो संविधान है। फिर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, यानी कि जो न्यायपालिका है उसके सरकार के और भी अंग जैसे विधायिका हो गया, कार्यपालिका हो गया, इससे स्वतंत्र रखा गया। यानी कि अगर विधायक ये न्यायपालिका को इनसे अलग रखा गया ताकि सरकार का दबाव न्यायपालिका पे नहीं बने और जो है निष्पक्ष रूप से, स्वतंत्र रूप से न्यायपालिका अपना काम कर सके, अपना फैसला दे सके। फिर आगे है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है यह भी कहीं न कहीं USA से लिया गया। और जब राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो उसको हटाने के लिए एक प्रोसेस है महाभियोग, ये भी USA से लिया गया। उपराष्ट्रपति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का भी विधि जो है कहीं न कहीं USA से लिया गया। अब हम देखते हैं ब्रिटेन से क्या लिया गया। अगर हम ब्रिटेन का बात करें तो ब्रिटेन से एकल नागरिकता लिया गया है। एकल नागरिकता मतलब जो भी भारत के लोग हैं उसको सिर्फ भारत का नागरिकता मिलेगा, न कि उसे अलग अलग राज्यों का। जैसे अगर बात करें अमेरिका में, अमेरिका 50 स्टेट से मिलकर बना है तो वहां पे लोगों को 2 नागरिकता है, एक तो अमेरिका का नागरिकता है और दूसरा है उसके प्रत्येक अलग अलग वो जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उनका नागरिकता है। लेकिन भारत में क्या है, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता होने से लोगों में यूनिटी ज्यादा रहती है, ठीक ना। नहीं तो हमारा देश तो ऐसे ही अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जो है कल्चर के लोग हैं और उसे और भी जो है नागरिकता के भी आधार पे अलग अलग कर दे तो उसमें और भी ज्यादा भेदभाव देखने को मिलेगा, यूनिटी देखने को नहीं मिलेगा। तो कहीं ना कहीं एकल नागरिकता अच्छा है, सही है।
फिर है विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, यानी कि जो शासन जो होता है वो लॉ के अकॉर्डिंग होता है। विधि का शासन है, किसी व्यक्ति या किसी संस्था का नहीं है, वो नियम के अनुसार जो शासन चलता है। तो विधि का लॉ यह भी ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय शासन प्रणाली, अभी अभी देखिए लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तो इस प्रकार का शासन प्रणाली ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार भी ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल का विशेष जो गठन होता है यह भी कहीं न कहीं ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनवाद, देखिए हमारा जो सदन है यह द्विसदन है, एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। तो द्विसदनवाद का जो व्यवस्था है वह जो ब्रिटेन से लिया गया। फिर है कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून की नज़र में सभी बराबर है। कानून जो है कानून बनाने वाले से भी ऊपर है, ठीक। और इस चीज को कहीं न कहीं एवी डाइसी नाम करके विधिवेता थे और इस चीज को वो दिए थे। कानून के समक्ष समानता का जो कंसेप्ट है यह एवी डाइसी के द्वारा दिया गया है, यह ब्रिटेन के विधिवेता है। फिर हम देखते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया से बात करें क्या लिया गया, तो यहाँ लिखा है कि प्रस्तावना की भाषा। देखिए प्रस्तावना लिया गया था यूएसए से, अमेरिका से, लेकिन प्रस्तावना का जो भाषा है यह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। समवर्ती सूची, यानी कि वही सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बने, अभी जो समझाए थे। तो यह भी, इसका भी कंसेप्ट कहीं कहीं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संयुक्त बैठक, देखिए जब लोकसभा राज्यसभा से बिल पास नहीं होता है, कहीं भी कोई भी एक्ट जो है पास नहीं हो पाता है, लटका हुआ रहता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों को संयुक्त रूप से बैठा करके फिर जो है उस पर बहस और उसको पास करवाने का काम करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि संविधान संशोधन में एक्ट में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। तो संयुक्त बैठक तब करवाया जाता है जब जो है किसी सदन से, चाहे लोकसभा या राज्यसभा में, कोई भी बिल बहुत दिनों से अटका हुआ रहता है, तो राष्ट्रपति द्वारा दोनों को एक साथ बैठाया जाता है उस पर बहस करने के लिए। तो ये है संयुक्त बैठक, राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाएगा। यह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। तो ये सब पॉइंट पूछा जाता है एग्जाम में, हमें ध्यान रखना पड़ेगा। व्यापार वाणिज्य के बारे में अमेरिका से लिया, केंद्र राज्य संबंध भी अमेरिका से लिया गया। अब आगे देखते हैं आयरलैंड से क्या लिया गया। तो आयरलैंड से डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि राज्य को कैसा करना चाहिए, राज्य को क्या करना चाहिए समाज के लिए। तो कहीं न कहीं उस डीपीएसपी में वो सारा प्रावधान है जो कि आयरलैंड से लिया गया। देखिए डीपीएसपी जो और फंडामेंटल राइट ये सब जो है, इसका अलग से आने वाले दिन में वीडियो आएगा, डिटेल से पढ़ेंगे। फिर राष्ट्रपति हेतु निर्वाचक मंडल, यह भी कहीं न कहीं आयरलैंड से लिया गया। देखिए राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता है, जो लोकसभा का जो सदस्य है वो देगा, फिर राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य और विधानसभा का सदस्य, ठीक। ये सब जो है राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में आते हैं, यानी उसको इलेक्टेड करने में आते हैं। फिर एक राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, जो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत किया जाता है, कला के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में, वो भी आयरलैंड से लिया गया है। और भी है, थोड़ा देखते हैं, नीचे है शायद, हाँ। एक है फ्रांस से क्या है। देखिए फ्रांस की क्रांति जब हुई थी तो उस समय बहुत वहाँ पे प्रचलित स्लोगन था स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। तो उस कंसेप्ट को हम, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता वाले कंसेप्ट को हम फ्रांस से लिए हैं। जर्मनी से आपातकाल का जो भी है वो जर्मनी से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन का जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि लोगों को, यानी नागरिक को क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने देश के प्रति, उसी को कहते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि भाग 4 में है। हम इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे और यह रूस से लिया गया। तो इस प्रकार हम देखें कि विदेशी स्रोत में, यानी अलग अलग देशों से संविधान में कौन कौन सा पॉइंट लिया गया है। अब हम देखते हैं कि भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुसूची और महत्वपूर्ण भाग। तो हम पहले अनुसूची का अगर बात करें तो अनुसूची पहले 8 था, अब जो है वो बढ़ करके 12 हो गई है। मूल संविधान में 8 ही था। तो महत्वपूर्ण अनुसूची को भी थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला अनुसूची में भारत राज्यों का संघ, इसके बारे में दिया गया है।
दूसरे अनुसूची में वेतन और भत्ता के बारे में बात किया। जो भी भारत सरकार का पदाधिकारी है, जो भी मंत्रीगण है, उसके वेतन और भत्ता के बारे में जिक्र किया गया। तीसरा में है, देखिए दूसरा में अगर वेतन भत्ता दे दिया तो उससे वो काम करवाएगा ना, काम करवाने के लिए उससे शपथ लिया जाता है कि हाँ हम जो है ये काम करेंगे, ऐसे करेंगे, ईश्वर की शपथ, ठीक। तो तीसरा में है कि पदाधिकारी और मंत्रियों को क्या दिलवाया जाएगा, शपथ दिलवाया जाएगा, ओथ, ठीक। फिर चौथा है राज्यसभा का वर्णन किया गया। देखिए केंद्र में जब कानून बनता है तो हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी को जो भेजते हैं वो लोकसभा का सदस्य है, ठीक। वह पूरे केंद्र में यानी पूरे देश के अंदर लॉ मेकिंग बॉडी है, कानून बनाएगा। लेकिन राज्यसभा का एक रोल होता है, प्रत्येक राज्य से राज्यसभा में कुछ सदस्य चुन के जाते हैं, जो वहाँ लोकसभा में जो भी नियम कानून बनता है वो राज्य का प्रतिनिधि के लिए, यानी कि राज्य का स्वीकृति, यानी कि राज्य को भी वह चीज पता चलते रहे, इसलिए राज्यसभा का निर्माण किया गया। और प्रत्येक राज्य से चुन करके जाते हैं और यही दोनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों मिल करके लॉ मेकिंग बॉडी यानी कि संसद के रूप में यह कानून बनाते हैं, ठीक है। हम इसको आगे भी पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे समझाने का कोशिश किया है मैंने। आगे है पांचवा अनुसूची। पांचवा अनुसूची में आपको जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड जो प्रशासन है उसके क्षेत्र में, तो वह जो पांचवा अनुसूची में उसका जिक्र किया गया है। फिर छठा है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन कैसा होगा, ठीक। तो ये छठा अनुसूची में चारों स्टेट के जनजातीय क्षेत्र के विशेष प्रावधान इसके लिए रखा गया है। अगला है सातवां अनुसूची में केंद्र राज्य शक्ति का बंटवारा, ठीक ना। एक केंद्र सूची होगा, एक राज्य सूची, एक समवर्ती सूची। समवर्ती सूची जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर के कानून बनाए। आठवें अनुसूची में भाषा का जिक्र किया गया है, जो कि 22 भाषा है। आगे है, देखिए मूल संविधान में तो बस 8 अनुसूची तक था, लेकिन अब जो है संविधान संशोधन करके अब 12 अनुसूची है अब तक। तो 9वां अनुसूची जो 1951 में जोड़ा गया पहला संविधान संशोधन के द्वारा, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और इसमें जोड़ा गया कि राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। कोई भी राज्य जो है, कोई भी सरकार जो है संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है, किसी से भी ले सकता है, वो अपने राज्य में किसी और काम के लिए, ठीक ना, इसे समझना है। फिर 10वां अनुसूची जो कि 1985 में जोड़ा गया, ये 52वां संविधान संशोधन करके, इसमें दल बदल संबंधी प्रावधान है, ठीक ना। दल बदल संबंधी प्रावधान क्या है हम आगे भी पढ़ेंगे। मतलब किसी भी पार्टी से कोई भी व्यक्ति दल नहीं बदल सकता, दल बदलने से उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, ठीक ना, इस प्रकार से है। फिर 11वां अनुसूची जो कि 1993 में जोड़ा गया है, 73वां संविधान संशोधन करके, इसमें पंचायती राज व्यवस्था के बारे में दिया गया है, ठीक है। लोकल जो स्थानीय सरकार है, ठीक ना, ग्राम गांव का, ठीक, पंचायती राज। और इसमें 29 विषय को रखा गया। देखिए ये सब जो फैक्चुअल पार्ट है ये पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करना पड़ेगा। लास्ट में है 12वां अनुसूची, और 12वां अनुसूची में जो है शहरी निकाय के बारे में जिक्र किया गया है। यह जो है 1993 में जोड़ा गया है संविधान में, और 74वां ये संविधान संशोधन करके, और इसमें 18 विषय हैं। इस प्रकार हम भारत के संविधान का जो महत्वपूर्ण अनुसूची था वो देख लिए। अब कुछ जो महत्वपूर्ण भाग है उनको थोड़ा देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण भाग का अगर बात करें तो भाग 1 में जो दिया गया है उसमें क्या प्रावधान किया गया है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र किया गया। भाग 2 में नागरिकता से जुड़ा हुआ प्रावधान है। भाग 3 में संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में है। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में, डीपीएसपी के बारे में। अगर 4A का बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटी जो कि रशिया के संविधान से लिया गया है उसको रखा गया है। इस प्रकार अगर भाग 5 का बात करें तो इसमें केंद्र से जुड़ा हुआ सारा कुछ का प्रावधान है, ठीक ना, केंद्र से रिलेटेड है। और भाग 6 में राज्य से रिलेटेड है सारा प्रावधान। अगर भाग 9 का बात करें, देखिए महत्वपूर्ण ही भाग हम देख रहे हैं कि कौन सा भाग में किस प्रकार का प्रावधान है। भाग 9 में पंचायत से रिलेटेड प्रावधान है। 9A में नगर पालिका, यानी 9 को ही 2 खंड में कर दिया, 9A 9B। 9B में है सहकारी समिति से रिलेटेड प्रावधान।
भाग 10 में, संविधान के भाग 10 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से रिलेटेड जो कानून प्रशासन के बारे में दिया गया है। अगर बात करें भाग 15 में, तो निर्वाचन संबंधी प्रावधान दिया गया है, ठीक है, निर्वाचन यानी कि जो इलेक्शन कमीशन होता है उसके बारे में। फिर भाग 17 में राजभाषा के बारे में। देखिए, भारत का कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजकीय भाषा है लेकिन राष्ट्रीय भाषा नहीं है। आगे हम सही से और भी अच्छे से डिस्कशन करेंगे एक एक पॉइंट को, पॉलिटी का जो इस सीरीज, ये जो सीरीज चलेगा। भाग 18 में आपात संबंधी उपबंध के बारे में दिया गया और भाग 20 में संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान है, इस प्रक्रिया के बारे में प्रावधान है। इस प्रकार इस वीडियो में, इस लेक्चर में हमने जो है भारत का जो संविधान का विशेषता है वो देख लिए, उनका स्रोत क्या है, आंतरिक और विदेशी स्रोत देखने का काम किया और महत्वपूर्ण अनुसूची और भाग के बारे में जाने। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।